वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में पढ़ा था और ऑब्लिक इंसिडेंस में ये देखा था कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हो जाए, वेव हमारी किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रही हो, उस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है। साथ ही ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी हम आज की क्लास में लगा देंगे। अगर दोनों ही फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लिख ले तब भी फाइनल जब हम वैल्यू निकालेंगे उस पर क्या नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी यहाँ लिख के बता देंगे। क्या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, या जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डेराइव करा था हम उस वाले फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, आगे की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। फिर ये चीज कही थी कि जो ऑब्लिक इंसिडेंस होता है वो हमारा क्या होता है, या फिर पोलराइजेशन जो होती है ऑब्लिक इंसिडेंस में, वो हमारी टू टाइप की होती है। कौन कौन से टू टाइप होते हैं? एक तो होता है पैरेलल पोलराइजेशन, एक हमारा होता है परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। या ऑब्लिक इंसिडेंस के भी वे को हम टू वे में डिवाइड कर सकते हैं कि जो ऑब्लिक इंसिडेंस होता है किसी मीडियम में वो हमारे टू टाइप से हो सकता है। एक हमारा हो सकता है पैरेलल और एक हमारा क्या हो सकता है परपेंडिकुलर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम में। कोई भी मीडियम है, एक जगह से दूसरी जगह वेव क्या हो रही है, अगर ट्रांसमिट हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो, सेम मीडियम हो, उसकी हमने क्या कर ली थी, बात वहां पर कर ली थी। अब इंसिडेंस होने के दो मेथड हमने क्या कहा था, एक तो पैरेलल, एक परपेंडिकुलर। या फिर हम क्या कह सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होगा पोलराइजेशन। हमारी कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकती है, या तो पैरेलल पोलराइजेशन या फिर परपेंडिकुलर। पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है, दो तरीके से इसे भी समझेंगे। या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स जेड प्लेन लेके चलेंगे तब उसके तरीके से समझेंगे, या जो वेव इंसिडेंस हो रही है हम उस मीडियम से क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। जैसे हमारा ये एक एक्स जेड प्लेन है, ये हमारा कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन मतलब एक डायरेक्शन एक्स की मान लो, एक डायरेक्शन जेड की, और हमारी मर्जी है क्योंकि अब हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, इसलिए हम चाहे इस वाली एक्सिस को एक्स माने चाहे इस वाली एक्सिस को। ये हमारा क्या है, एक एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स जेड प्लेन। एक प्लेन तो हमें लेना ही पड़ेगा ना वेव के लिए, तो इसलिए हमने इसे क्या ले लिया, एक्स जेड प्लेन यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये एक्स जेड प्लेन हो गया। एक्स जेड प्लेन मतलब यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है। एक्स जेड प्लेन पर y इज इक्वल्स टू कितना कह सकते हैं हम, y इज इक्वल्स टू हम 0 कह सकते हैं। सिर्फ अभी प्लेन में y की वैल्यू की यहाँ पर बात चले, इसलिए हम y का कोई भी कंपोनेंट y डायरेक्शन का लेते ही नहीं है, चाहे ई फील्ड की बात करें या एच फील्ड की बात करो। क्यों? क्योंकि एक्स जेड प्लेन पर हमने y इज इक्वल्स टू कितना कहा, 0 कहा है, इसलिए ई और एच में y की जो भी वैल्यू होती है उसे क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। ये चीज हमने पहले भी देखी थी। ये अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर और क्या यहाँ पर देखा गया, एक्स जेड प्लेन पर हम अगर हमारी कोई इंसिडेंट वेव है, हमारी यहाँ क्या आई, कोई इंसिडेंट वेव आ रही है, ये इंसिडेंट वेव आ रही है, ठीक है। और एक नॉर्मल ले लो, हम नॉर्मल भी बना लेते हैं, नॉर्मल मतलब एक सीधी डायरेक्ट, नॉर्मल मतलब एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर भी हमने क्या कर ली, एक वेव यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ये हमारी इंसिडेंट वेव है और ये हमारी क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है। और हमारा कुछ प्लेन से क्या भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसे हमने कहा इंसिडेंस, इंसिडेंस या इंसिडेंट बोल दो, वेव अगर लिख रहे हो तो, फिनोमिना इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव और ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव। यही तो पढ़ रहे हैं अभी तक, वापस फिर से एक बार और बना दिए डायग्राम, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। ये एंगल था इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल और ये ट्रांसमिटेड एंगल। और स्नेल्स लॉ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का भी हमने क्या निकाल दिया था, रूल निकाल दिया था। वहां से हमारा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर आ रहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन से। और वही हमने क्या भी पढ़ लिया था,
वहीं पर ही हमने कौन सा लॉ भी देख लिया था, स्नेल्स लॉ भी देख लिया था। स्नेल्स लॉ में K1 की टर्म में या फिर β1 की टर्म में हमारा क्या आ गया था, फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, ये चीज हमने इतनी देख ली थी। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन या फिर मतलब इंसिडेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, टू टाइप का होता है। टू टाइप का कौन कौन सा इंसिडेंस यहाँ पर होता है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल पोलराइजेशन और एक कौन सी, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, सबसे पहले पैरेलल की, पैरेलल का मतलब ये है कि प्लेन के पैरेलल जो हमारा इंसिडेंस हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा प्लेन के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, इस एक्स जेड प्लेन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये एक्स जेड प्लेन इस एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक, अगर ये प्लेन ऐसे है सीधे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन के पैरेलल ही होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है तो वेव तो देखो हमारी ऐसे आ रही है ना, ये वेव हमारी ऐसे इंसिडेंस कर रही है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वेव से नॉर्मल किसी एंगल पे है, और ये एंगल से ये चीज लाइन जो है देखो किसी नॉर्मल पे है ना, ये वाली लाइन। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टेंजेंशियल हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किससे टेंजेंशियल है, प्लेन से टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब क्या, टच करती हुई जो लाइन जाती है प्लेन से वो टेंजेंशियल होती है, और जो बाहर या अंदर की तरफ जाती है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है। ये टेंजेंशियल हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, देखो इससे, तो इस पे क्या बना देंगे, टेंजेंशियल परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब अगर हम किसकी बात करते हैं, पैरेलल पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंसिडेंट वेव हो, रिफ्लेक्टेड वेव हो या ट्रांसमिटेड वेव हो, सबके कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वेव्स के परपेंडिकुलर होती है, इतना याद रखना। इंसिडेंस वेव और परपेंडिकुलर, कोई ये कहेगा कि ऊपर को क्यों बनाया, नीचे भी बना सकते हो, बना सकते हो, चाहे नीचे की डायरेक्शन, सिर्फ वेव के परपेंडिकुलर बनानी है। अबव बनाओ डाउन बनाओ, अबव बनाओ डाउन, कहीं भी बस जो वेव्स हमारी हैं उन वेव्स से कैसी होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। या ये कहो कि जो हमारा प्लेन है, प्लेन के कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, प्लेन के कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इसीलिए इसे क्या कहा, पैरेलल पोलराइजेशन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी कहो कि कंपोनेंट ऑफ वेव ऑफ प्रोपगेशन नहीं कहेंगे, वेव ऑफ प्रोपगेशन तो एक्स जेड प्लेन में है, जेड की तरफ जा रही है, लेकिन जो उसका इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंस जो होगा वेव का, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लेन के, एक्स जेड प्लेन, जो प्लेन आपने लिया उस प्लेन के कैसा होना चाहिए, पैरेलल। जब वो प्लेन के पैरेलल है, जब वो प्लेन के पैरेलल है तो वेव जो जा रही होगी, जो वेव एक्स जेड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जेड में पोलराइजेशन है, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो हम प्लेन पे कैसा बनाएंगे, इसे परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो इसलिए ये इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। जब ये वेव हमारी इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब ईएम वेव पढ़ते हैं या ट्रैवलिंग वेव पढ़ते हैं, कोई सी भी पढ़ रहे हैं, उसमें हमें पता है कि ई एंड एच ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चाहे यूनिक वेव हो, मतलब वेव प्लेन हो, या फिर हमारी प्लेन वेव हो, या फिर हमारी ईएम वेव हो, ट्रांसवर्स हो, कैसी भी वेव हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें ई एंड एच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर हमारा ई इस प्लेन के पैरेलल है तो एच इस प्लेन के कैसा होगा, एच इस प्लेन के कैसा होगा, एच इस प्लेन के होगा परपेंडिकुलरली। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले से, इससे तो होगा परपेंडिकुलर प्लेन के, लेकिन अगर इस वाली वेव पे बना इंसिडेंस पे, तो इंसिडेंस वाली वेव की कैसा होगा, पैरेलली। तो एच की वैल्यू तो होती है पैरेलल और ई की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर। एच की वैल्यू पैरेलल, ई की वैल्यू परपेंडिकुलर। तो हम ई की वैल्यू से हमेशा इसका क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। तो पैरेलल पोलराइजेशन में क्या होगा, ई चाहे रिफ्लेक्टेड का हो, चाहे ट्रांसमिटेड का हो, चाहे इंसिडेंस का हो, हमेशा वेव के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। और वहीं पर अगर हम एच की बात करते हैं तो एच वाला कंपोनेंट हमारा कैसा रहेगा, एच वाला पैरेलल रहेगा। तीनों में जिसकी भी बात हो रही हो सब में एच वाला कंपोनेंट हमारा क्या रहता है, पैरेलल रहता है वेव के। तो एच पैरेलल, ई परपेंडिकुलर, किस में, पैरेलल पोलराइजेशन में।
पैरेलल पोलराइजेशन, चाहे अब इसे हम पैरेलल पोलराइजेशन बोले या ऑब्लिक इंसिडेंस के टाइप में से एक बोले, कि जो हमारा ऑब्लिक इंसिडेंस है वो हमारा क्या है, 2 टाइप का है। तो ऑब्लिक इंसिडेंस में जो पहला केस हमारा हो गया वो कौन सा हो गया, पैरेलल पोलराइजेशन हो गया। पैरेलल ऑब्लिक इंसिडेंस भी इसे बोल सकते हैं, वरना ऑब्लिक इंसिडेंस का एक केस बोल देते हैं पैरेलल पोलराइजेशन। तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, तो एक्स जेड प्लेन हमने यहाँ पर लेट करा है, तो यहाँ लिख देते हैं कि हमने जो प्लेन एज्यूम करा है वो कौन सा प्लेन एज्यूम करा है, एक्स जेड। और एक्स जेड प्लेन में y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और एट द बाउंड्री, और अगर हम बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री पर जहां वेव क्या हो रही है, एक दूसरे से टच हो रही है, जहां वेव क्या कर रही है, इंसिडेंस कर रही है, बाउंड्री पे z बराबर क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि जब वेव जब तक आई ही नहीं है तो वेव की कोई लेंथ नहीं है, वेव की कोई लेंथ नहीं है, तो इसलिए z बराबर क्या है, 0। और बाउंड्री से पहले, इसका मतलब मीडियम 1 में, बाउंड्री से पहले मीडियम 1 में z लेस देन 0 है, और बाउंड्री के बाद मीडियम 2 में, मीडियम 2 में z ग्रेटर देन 0 है। और एट द बाउंड्री, बाउंड्री पे z बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, बाउंड्री पे z 0 है, बाउंड्री से पहले z लेस देन 0 और बाउंड्री के बाद हमारा z क्या है, ग्रेटर देन 0। और एक्स जेड प्लेन में y की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0 होती है। ये कुछ पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, नोट डाउन करने। इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, इक्वेशंस की वैल्यू लिख लेते हैं। कौन सी इक्वेशन, इंसिडेंस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और रिफ्लेक्शन में और ट्रांसमिशन में। इसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ पर, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। यही चीज तो हमने पहले भी निकाली थी, यहाँ भी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। इसके बाद हमारी डेरिवेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। सेम काम जो पैरेलल के लिए करना है वही किसके लिए करना है, परपेंडिकुलर के लिए करना है। तो सिर्फ कौन सा एक केस करेंगे, पैरेलल वाला केस कर लेते हैं, परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, किसकी तरह, पैरेलल वाले की ही तरह। तो हम कौन सा केस लिख रहे हैं, पैरेलल वाले का। पैरेलल वाले में फर्स्ट हमारी कौन सी वेव हो गई, इंसिडेंस। इंसिडेंस वेव के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो डायरेक्ट जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था वो निकालते हैं। स्पेस वाला जो फॉर्मूला आया था, ई आई एस इज इक्वल्स टू ई आई नॉट। ई आई नॉट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कौन सी वाली वैल्यू लिखते हैं, कॉस थीटा आई, किस डायरेक्शन में, ए एक्स कैप में, माइनस कौन सा हमें नहीं लिखना, वाई डायरेक्शन का नहीं लिखना, क्योंकि वाई वैसे भी इस प्लेन पे क्या है, 0 है। तो y से जो ये एंगल बनाएगी अगर हम निकालेंगे भी तो cos 90 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो एंगल x एक्सिस से बना रही है, x एक्सिस से तो ये कोई एंगल बना रही है ना, लेकिन y एक्सिस की अगर बात करें तो ये इस प्लेन के क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है बाहर की तरफ। तो एंगल अगर हम यहाँ y का देखेंगे, cos का, ये जो थीटा आई चल रहा है इंसिडेंस वाला एंगल, x डायरेक्शन में भी कुछ आएगा, लेकिन y की डायरेक्शन में जो ये एंगल आता है वो आता है cos 90। थीटा आई वाई डायरेक्शन में कितना आता है, 90 आता है, इसलिए cos 90 यहाँ पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y का कंपोनेंट यहाँ लिखने की नीड नहीं होती। फिर डायरेक्ट किसका लिखते हैं, z का। z डायरेक्शन में भी इसका एंगल कुछ ना कुछ थीटा आई आता ही है, इसलिए z डायरेक्शन का यहाँ एंगल लिख देते हैं, वो क्या आता है, साइन थीटा आई। कौन सी डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में। तो ई आई नॉट, साथ में वैल्यू किसकी हो गई हमारी, जो k वैल्यू लिखते हैं, k की यहाँ पर वैल्यू हो गई, क्योंकि ई आई नॉट इंटू के लिखते हैं, और के के साथ क्या लिखते हैं, के आई कॉस थीटा आई ए एक्स कैप, के आई कॉस थीटा आई ए वाई कैप, और कॉस थीटा आई ए जेड कैप। ये साइन हमारा कैसे हुआ, ये वाला हमारा कैसे हुआ, क्योंकि ये आता है 90 माइनस, जब हम जेड के लिए लेते हैं इसी प्लेन में, यहाँ पर हमें तीनों के लिए लिखना है, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। ये वाई है, ये जेड है, ये हमारा क्या है, एक्स है। तो x के लिए जब मैं यहाँ एंगल लेती हूँ तो x के लिए एंगल कितना हो जाता है, थीटा आई। y के लिए हमारा एंगल कितना हो जाता है, 90। और z के लिए यहाँ एंगल हमारा कितना हो जाता है, 90 माइनस थीटा आई। तो 90 माइनस थीटा आई की वजह से ये कितना हो जाता है, साइन थीटा आई हो जाता है। तो ये कौन से वाले से निकला, k की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या करी है, पुट करी है, जिसकी वजह से ये वैल्यू यहाँ निकल गई। साथ में किसकी टर्म आती है, e की, यहाँ पर और किसकी टर्म आती है, e की टर्म आती है। तो e की पावर में कितना लिखते हैं, माइनस j। इसकी हमने वैल्यू मीडियम 1 की कितनी मानी थी, बीटा 1 मानी थी, तो मीडियम 1 की वैल्यू होती है बीटा 1। साथ में कौन सा वेक्टर होता है, n वेक्टर। साथ में हम कौन सा वेक्टर लिखते हैं, n इंटू आर वाला वेक्टर लिखते हैं। तो एन आर लिखेंगे तो एन आर की टोटल वैल्यू कितनी आती है,
एक्स वाई जेड, फिर से 3 टर्म में वैल्यू आती है, तो एक्स हमारी कितनी होगी, एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड, वाई वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो जेड कॉस थीटा आई, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर हो गई e की पावर में। तो e की पावर की हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, वैल्यूज निकाल ली, तो e की पावर की वैल्यू इसकी इतनी निकल गई, ठीक है। तो ये कौन सा है, इंसिडेंट वेव के लिए, कौन सी वेव के लिए, इंसिडेंट वेव के लिए। इंसिडेंस के लिए हमने क्या लिखा, थीटा थीटा यहाँ पर लिखते चलेगा। जेड हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर जेड हमारा किसका आया है, पॉजिटिव ही आया है। जब एक्स वाले के लिए, इंसिडेंस के लिए जेड की डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ जा रही है, इसलिए जेड हमारा क्या आया है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है। ये किसकी वैल्यू, ई आई एस की यहाँ पर वैल्यू निकल गई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अब एच आई एस की। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एच आई एस। एच आई एस या तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे एच आई एस की, या तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, या फिर किसकी टर्म में लिख सकते हैं, ई आई नॉट की टर्म में यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। तो एच आई एस कितना हो गया, ई आई नॉट, या तो यहाँ एच नॉट और यही सब कुछ लिख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट किस में लिखो, ई आई नॉट में लिखो, और नीचे कितना लिख दो, ईटा वन। अब ईटा वन की फिर से क्या नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर ईटा वन का यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट ईटा वन की वैल्यू लिख रहे हैं, वरना साइन जो इसका एंगल होता है ऊपर क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। जब एच आई एस वैल्यू लिखते हैं तो हमने यहाँ इसे ई आई नॉट में चेंज करा है ना, तो ई आई नॉट में जब हमने इसे चेंज करा तो ये वाली वैल्यू अब क्या नहीं पड़ेगी, लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि के अब इसमें क्या हो गया है, इंक्लूड हो गया है। अब के लिखने की नीड नहीं है ना, यहाँ तो हम के साथ में लिखते हैं, ये के की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी किसकी है, के की वैल्यू। और किसी एंगल भी अगर किसी को बना के दिखाने हैं तो यहाँ पर कोई क्या भी कर सकता है, एंगल बनाकर भी दिखा सकता है। देखो इस तरीके से, जैसे ये एक्स डायरेक्शन है, मान लो ये वाई डायरेक्शन है, देखो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ये नीचे कौन सी हो गई, माइनस जेड हो गया। हम इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा सकते हैं ना, या ऐसे, यहाँ से y के डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये बस एक मेथड हो गया दिखाने का, चाहे इसे नहीं भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, इसी डायग्राम से यहाँ पर सब चल जाएगा। ई आई नॉट ई की पावर माइनस जे बीटा वन एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड कॉस थीटा आई। यहाँ पर h के केस में भी क्या है, h भी मेरा कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, x भी हमारा z डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट कर रहा है, प्लस z में। अगर प्लस z में ही कर रहा है तो यहाँ भी z की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में ही यहाँ पर लिखी जाएगी। z हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब यहाँ जो h होता है, h किसकी डायरेक्शन में होता है, अगर मेरा e x डायरेक्शन में है, e की डायरेक्शन क्या है h, तो जो अगर इसकी डायरेक्शन में लिखूं कि ये वो मेरा जो प्रोपोगेशन है जेड डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन देखूं पॉइंटिंग वेक्टर से, वो हमारी कितनी रहती है, ए वाई कैप ही तो रहती है। इसकी जो डायरेक्शन है एच की, वो हमारी क्या रहती है, ए वाई कैप डायरेक्शन रहती है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई इंसिडेंट वेव की। ये हमने किसकी टर्म में लिखी है, ई आई नॉट की टर्म में लिखी है। मैं अगर चाहूँ तो इसकी जगह इसे किससे क्या लिख सकती हूँ, एच आई नॉट कॉस थीटा आई ए एक्स माइनस साइन थीटा आई ए जेड, पर हमने किसकी टर्म में लिख दी, इसकी। एच आई नॉट की वैल्यू हमें बताई ये होगी। अगर एच आई नॉट की टर्म में हम लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पहली तो इंसिडेंट वेव, अब सेम ऐसे लिख दो रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड वेव भी कौन से मीडियम में आ रही है, वन मीडियम में। तो अल्फा बीटा, लॉसलेस लाइन लिया तो अल्फा तो 0 होगा, लेकिन बीटा की वैल्यू 1 आएगी, वेलोसिटी 1 आएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है दोनों मीडियम में, ईटा की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर रिफ्लेक्टेड वेव की वैल्यू लिखें तो ई आर एस इज इक्वल्स टू ई आर नॉट कॉस थीटा आई थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा ये वाला थीटा आर, ए एक्स कैप। यहाँ भी रिफ्लेक्शन भी जो हो रहा है उसमें भी हम वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, y का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का बनेगा। उस केस में भी क्या लिखेंगे, y वाला कंपोनेंट हट जाता है, साइन थीटा आर
ए जेड कैप। देखो अब यहाँ डायरेक्शन कौन सी है, ए जेड कैप है इसकी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो जेड से कैसा हुआ है, अपोजिट। जेड डायरेक्शन इधर है, ये हमारी किसकी तरफ जा रहा है प्रोपोगेशन, जेड, लेकिन रिफ्लेक्शन का हुआ है अपोजिट। ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है ना, जेड ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो अगर मेरा रिफ्लेक्शन इंसिडेंस का जस्ट क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है, तो ये जेड की डायरेक्शन मुझे क्या लेनी पड़ेगी, माइनस ए जेड। तो माइनस ए जेड का माइनस यहाँ आ गया, तो ये किसका बन गया यहाँ, प्लस ए जेड। अब ई की पावर लिख देंगे यहाँ पर, ई की पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर माइनस जेड। जेड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसलिए माइनस जेड आ गया, कोस थीटा आर। ये हमारी रिफ्लेक्शन की हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव में किसकी वैल्यू लिख दी, ई आर एस की, और ऐसे ही हम किसकी लिख सकते हैं, एच आर एस। एच आर एस इज ई आर नॉट अपॉन ईटा 1। पहले मीडियम का कांस्टेंट ईटा 1 है, तो ईटा 1 लिखा, ई की पावर माइनस जे cos थीटा आर। एक चीज और, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है एच आर एस, वो हमारा किसका अपोजिट है, जो रिफ्लेक्शन है वो इंसिडेंस का कैसा है, उल्टा है। इंसिडेंस जो हुआ है, इंसिडेंस से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो एच आर एस की वैल्यू है, जो एच आर एस की वैल्यू वो ई आई नॉट वाली वैल्यू की जस्ट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। जेड की डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ए वाई कैप ये पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ ए वाई कैप लूंगी, यहाँ मैंने ए वाई कैप लिया, मुझे ये माइनस का ए वाई कैप लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन का रूल होता है, ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप इजिकल्स टू कितना होता है, ए जेड कैप होता है। उस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, ए जेड कैप को माइनस का लाने के लिए मुझे इन दोनों में से एक, यहाँ ए एक्स कैप प्लस का है, लेकिन यहाँ ए वाई कैप मुझे किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जो रिफ्लेक्शन में एच आर एस जो होता है वो ई आर एस के कैसा होता है, अपोजिट, मतलब माइनस साइन लगा के आता है। किस लिए आता है माइनस साइन लगा के, क्योंकि हमें ए एक्स कैप इंटू ए वाई कैप इजिकल्स टू ए जेड कैप को सेटिस्फाई करना होता है। अब ए जेड कैप रिफ्लेक्शन में माइनस का होता है, इसलिए हमें ए वाई को, इस वाले को किसका लेना पड़ेगा, माइनस। या तो इसे माइनस का लो या ऊपर वाले को माइनस का लो, ए एक्स कैप को किसका लो, माइनस का लो, कोई एक हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारी किसकी निकली, इंसिडेंस निकल गई, रिफ्लेक्शन निकल गई। नेक्स्ट हम किसकी लिख लेते हैं, ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड वेव की अगर बात करी जाए, तो ट्रांसमिटेड वेव में क्या होगा, बस ट्रांसमिटेड वेव हुई है मीडियम 2 में, तो अब 2 2 लगा देंगे यहाँ सारी जगह पे, हर चीज किसकी आ जाएगी, 2 की आ जाएगी। लेकिन ट्रांसमिशन पॉजिटिव जेड में ही हो रहा है, तो सेम जो हमने ई आई की वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पर लिख देंगे, ई टी एस इज इक्वल्स टू ई टी नॉट एक्स कॉस थीटा आई ए एक्स कैप थीटा टी, थीटा टी ए जेड कैप। ये हमने किसकी इक्वेशन लिखी है, ये हमने इक्वेशन लिखी है ईटीएस की, इनटू जेड यहाँ पर किसका है, जेड यहाँ पर है पॉजिटिव में, तो सेम माइनस जेड वाला ही फॉर्मूला आएगा, ई की पावर माइनस जे बीटा 1। फिर यहाँ कौन सी टर्म लिखेंगे, यहाँ हम जो एंगल वाली टर्म लिखते हैं, तो एंगल वाली जब हम टर्म लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये चीज एक्स और जेड आता है एंगल में, और विदाउट एक्स एंड जेड आता है हमारा cos
थीटा टी ए एक्स कैप माइनस जेड साइन थीटा टी ए जेड कैप माइनस जे बीटा वन एक्स कॉस थीटा टी प्लस जेड साइन थीटा टी। ये हमने वैल्यू किसकी लिख ली, ये वैल्यू लिख ली ई टी नॉट की, मतलब ट्रांसमिटेड वेव में। तो ये ट्रांसमिटेड वेव की हो गई, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव में एच की वैल्यू, तो ये भी डायरेक्ट ई टी नॉट के टर्म में लिख रहे हैं। यहाँ हमारा ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये बीटा टू, अब यहाँ सारी चीजें टू में आएंगी, तो ईटा टू। मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम में अल्फा बीटा जो भी सारी चीजें वो टू टू करके ही लिखनी है, तो ईटा टू, वहां पर बीटा टू ई की पावर माइनस जे बीटा टू एक्स कॉस थीटा टी प्लस जेड साइन थीटा टी। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, इसलिए जेड की वैल्यू भी यहाँ पर क्या लिख दी, पॉजिटिव जेड वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन किसकी आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई ट्रांसमिटेड वेव की। ट्रांसमिटेड वेव में भी ये सारी चीजें हम देख लेंगे कि यहाँ भी ये हो गया, ये एक्स कैप में हो गया, पॉइंटिंग वेक्टर यहाँ भी देखेंगे तो ये भी हमारा कौन सा उसमें है, ए वाई कैप में ही है। सेटिस्फाई करने के लिए क्या, ये रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए ये भी ए वाई कैप, ये वाला हमेशा ए वाई कैप में ही रहेगा, और ये हमारा ए एक्स कैप के डायरेक्शन में है, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव आ गई। अब यहाँ से क्या चीज निकालनी है, यहाँ से हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। कौन से कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट मतलब, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, ई आर नॉट अपॉन ई आई नॉट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ई टी नॉट अपॉन ई आई नॉट। तो हमें यही दो चीज बनानी है, एक बार ई आर नॉट अपॉन ई आई नॉट, एक बार ई टी नॉट अपॉन ई आई नॉट, हमें यहाँ पर वैल्यू बनानी है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एक तो बाउंड्री कंडीशन का रूल और स्नेल्स लॉ, जो हम पीछे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पढ़ के आए थे वो, और स्नेल्स लॉ। सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि एक्स जेड प्लेन है और एक्स जेड प्लेन पर हमारी वेव क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। एक्स जेड प्लेन पर हमारी वेव क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, और हमने प्लेन को क्या माना है, लॉसलेस माना है। जो मीडियम माना है, मीडियम वन से मीडियम टू, दोनों ही मीडियम हमने यहाँ पर कैसे माने हैं, लॉसलेस माने हैं। तो लॉसलेस मीडियम की कंडीशन में हमने सिग्मा को क्या माना है, सिग्मा और अल्फा को 0 0 यहाँ मान के चल रहे हैं। कौन सा मीडियम लेट करा था, लॉसलेस मीडियम लेट करा था। सिग्मा और अल्फा वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी। बाउंड्री कंडीशन लगाने पर एक्स जेड प्लेन पर बाउंड्री कंडीशन हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या थी, जो हमारा पहले में फर्स्ट मीडियम में होता है ई टी वन इक्वल होता है सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के। फर्स्ट मीडियम में हमारा इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्शन है, और दूसरे मीडियम में हमारा क्या है, ट्रांसमिशन है। यही तो है, पहले मीडियम में इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्शन, दूसरे मीडियम में हमारा ट्रांसमिशन। तो यहाँ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन को जोड़ दो, यहाँ ट्रांसमिशन के बराबर लिख दो। इंसिडेंस कितना है हमारा, इंसिडेंस की अब जितनी भी वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आके लिख देंगे। तो क्या वैल्यू हमारी आ गई, और एक चीज और हम यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख देंगे कि बाउंड्री कंडीशन हमने बाउंड्री पे लगाई है ना, बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगाई है, बाउंड्री पर, और एट बाउंड्री हमने क्या बोला था, एट बाउंड्री z इजिकल्स टू 0। बाउंड्री पे z इजिकल्स टू 0 है, लेकिन जब मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहे हैं तो वो एक्स जेड प्लेन से होती हुई जा रही है, तो उस कंडीशन में y हमारा क्या रहता है, 0। लेकिन बाउंड्री पर, बिल्कुल जहां पर बाउंड्री कंडीशन लगेगी वहां पर हमारा z 0 है। ऊपर अभी तक बाउंड्री कंडीशन नहीं लग रही, ऊपर अभी वेव बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और वेव का जो मीडियम है वो हमने माना है, मतलब मीडियम में जो वेव चल रही है वो एक्स जेड प्लेन में चल रही थी। तो एक्स जेड प्लेन में y 0 था, तो y वाले टर्म यहाँ पर नहीं ली थी, और y के साथ वो परपेंडिकुलर चल रही थी, तो एंगल भी कितना था, थीटा आई, थीटा आर, थीटा टी, सब 90 डिग्री थे y वाले के साथ। लेकिन बाउंड्री पर z भी 0 हो जाता है, तो z जब बाउंड्री पे 0 हो जाएगा तो देखो z वाली टर्म अगर देखेंगे तो z वाली टर्म हमारी कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो z वाली टर्म लिखने की कहीं भी नीड नहीं है, तो बिना z वाली टर्म के हम ये लिख रहे हैं। अब ई आई एस इजिकल्स टू अगर लिखेंगे तो क्या आता है, ई आई नॉट कॉस
थीटा आई वाली टर्म आएगी ई आई नॉट कॉस थीटा आई वाली टर्म आएगी डॉट ई की पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स कॉस थीटा आई। यही टर्म हमारी किसकी आ जाएगी ई आई नॉट की, ये टर्म यहाँ पर निकल के आ गई बीटा 1 थीटा आई नॉट जेड बराबर हमारा कितना है 0 यहाँ पर है। साइन थीटा आई प्लस जेड साइन थीटा टी प्लस जेड कॉस थीटा। थीटा टी जेड वाली टर्म हमने कितनी लिख दी यहाँ पर 0 लिख दी। बीटा 1 था तो बीटा 1 यहाँ पर लिख दिया और थीटा आई के लिए लिख रहे हैं तो थीटा आई के लिए लिख रहे हैं। पहले आई के लिए लिखी थी ना, अब सेम किसके लिख लेंगे ई आर के लिए। ई आर के केस में क्या होगा देखो ई आर में जेड वाली टर्म 0 जेड टाइम में प्रोपोगेशन 0 जेड वाली टर्म यहाँ भी कितनी 0 तो सिर्फ कौन सी टर्म आएगी एक्स वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी प्लस ई आर नॉट कॉस थीटा आर ई की पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर इज इक्वल्स टू, अब ट्रांसमिटेड वाली लिख लेते हैं। ट्रांसमिटेड इज ई टी नॉट ई की पावर माइनस जे बीटा 2 एक्स साइन थीटा यहाँ से ये भी सही कर लो एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड ठीक। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इसमें ही कंफ्यूज हो जाता है, ये कई बार क्या करा था इसे देख के यहाँ भी सेम लिख दिया था। साइन अपोजिट होते हैं और ये अपोजिट होते हैं, एक्स वाले के साथ जेड वाला जेड वाले के साथ एक्स वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमने अब इसी तरीके से लिख दिया। अब यहाँ हम कौन सा रूल लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर पढ़ा था अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब ट्रांसमिशन। एक रूल तो हमारा ये था और सेकंड रूल यहाँ पर हमारा क्या था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एक हमने k1 k2 की टर्म में पढ़ा था, एक बीटा 1 बीटा 2 की टर्म में पढ़ा था। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर हमारा क्या कहता है बीटा 1 साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू बीटा 2 साइन थीटा टी। चाहे मैं यहाँ साइन थीटा आई लिख दूं चाहे थीटा आर लिख दूं, तो ये दो लॉ हम क्या करेंगे अब यहाँ पर लगा देंगे। तो इससे हमारा क्या आएगा देखो थीटा आई और थीटा आर बराबर लिखो, तो इसका मतलब यहाँ भी मैं थीटा आई लिख सकती हूँ, यहाँ भी कितना लिख सकती हूँ थीटा आई लिख सकती हूँ। तो थीटा आर की जगह तो थीटा आई आ गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या है बीटा 1 साइन थीटा आई बराबर बीटा 2 साइन थीटा 2। इसका मतलब ये जो बीटा 1 साइन थीटा आई आएगा और यहाँ पर बीटा 2 साइन थीटा टी आएगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस तरीके से क्या करना है यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाकर साथ में इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो साथ में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आएगा ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट। ई आई नॉट यहां से आ जाएगा, ई आर नॉट यहां से आ जाएगा, यहाँ थीटा आई और आएगा कॉमन,
थीटा आर थीटा टी यहाँ पर क्या आ गया कॉमन, और ई की पावर वाला सारा आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर वाली टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। तो ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट कॉस थीटा आई इज इक्वल्स टू ई टी नॉट कॉस थीटा टी। तो देखो यहाँ कॉस थीटा आई और थीटा टी इसलिए रहेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, साइन वाला रूल लगता है स्नेल्स लॉ का, तो साइन वाले से ई की पावर वाला सारा क्या हो गया था कैंसिल आउट हो गया था। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन निकली, एक इक्वेशन ये यहाँ पर आ गई। अभी तक अगर कोई नहीं मानी है तो इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मान लेते हैं। तो ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई, और कितना लिख लिया हमने ई टी नॉट के बराबर यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से हम कौन सी इक्वेशन के लिए भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर मैग्नेटिक वाली इक्वेशन के लिए भी ये रूल लगा सकते हैं। मैग्नेट बाउंड्री कंडीशन अब किस पे लगा रहे हैं, मैग्नेटिक के लिए। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, यहां पर हमें चार्ज फ्री सरफेस माननी पड़ेगी। सरफेस कैसी माननी पड़ेगी, चार्ज फ्री, चार्ज फ्री सरफेस। चार्ज फ्री सरफेस में के बराबर कितना 0। कौन सा के है, ये चार्ज डेंसिटी वाला के है। ये कौन सा के है, चार्ज डेंसिटी वाला के है, जिसमें हम क्या लिखते थे Ht1 माइनस Ht2 इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय ए एन कैप, वो वाला के ये पे है। तो यहाँ के बराबर 0 लिख दिया, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा Ht1 इज इक्वल्स टू Ht2। ये भी हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी, यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगाई तो यहाँ भी क्या होगा H आई एस प्लस H आर एस इज इक्वल्स टू Ht नॉट। एच आई नॉट इन सब की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, यहाँ वैल्यू लिख के फिर से क्या आएगा ई आई नॉट अपॉन ईटा वन ई की पावर माइनस जे बीटा वन एक्स साइन थीटा आई। यही चीज तो इसमें यहाँ बचेगी, क्योंकि यहाँ भी जेड बराबर क्या लिखना है 0 लिखना है। जेड बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ आगे वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर ई आर नॉट अपॉन ईटा वन ई की पावर माइनस जे बीटा वन एक्स साइन थीटा आर बराबर ई टी नॉट के ईटा 2 थीटा डी। ये इक्वेशन आ गई। फिर से यहाँ स्नेल्स लॉ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ई आई नॉट माइनस ई आर नॉट अपॉन में कितना, चाहे तो ईटा वन कॉमन लेके लिख दो, ईटा वन यहाँ पर क्या लिख दो कॉमन, और ये वाला पार्ट सारा आपस में क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ वगैरह लगाकर कैंसिल आउट। ठीक है, तो फिर से यहाँ भी सेम चीज लिखने बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पर हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। अब बस इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना है सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट कैसे करना है, एक बार ई टी नॉट की यहाँ से वैल्यू इसमें रख दो, ऊपर से ई टी नॉट की वैल्यू लिखा लो इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन सेकंड में क्या कर दो पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई आर नॉट और ई आई नॉट में आ जाएगा इक्वेशन, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन निकाल लो फिर ट्रांसमिशन निकालेंगे। तो ट्रांसमिशन में फिर ई आर की वैल्यू रख देंगे, एक बार ई टी नॉट की वैल्यू रखेंगे, एक बार ई आर नॉट की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 से किस में रखने पर इक्वेशन 2 में हमने यहाँ पर रख दी वैल्यू। तो इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ईटा वन चाहे वरना यहाँ से ईटा वन कॉमन लेके डायरेक्ट हम ही लिख सकते हैं, ई टी नॉट के साथ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ई टी नॉट वहां से कितना है हमारा ई आई नॉट cos theta I upon cos theta t theta 2।
यही वैल्यू इसकी यहाँ पर है, यही वैल्यू वहां से हमने यहाँ लिख ली। निकालना क्या है, ई आई नॉट और ई आर नॉट को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग अगर लिख देते हैं, क्या करेंगे यहाँ ई आई नॉट और ई आर नॉट को यहाँ पर अलग अलग लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है ई आर नॉट अपॉन ई आई नॉट। डायरेक्ट हम इसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो डायरेक्ट लिख देते हैं ईटा 2। देखो ईटा 2 है और यहाँ पर हमारा कितना है, कॉस थीटा टी है, तो ईटा 2 के साथ ही कॉस थीटा टी आएगा, सॉल्व करने पर ही पता लग गया। ईटा 2 यहाँ पर है, कॉस थीटा टी ईटा 2 के साथ आएगा, और ईटा 1 यहाँ है, कॉमन लेके ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा आई के साथ क्या आएगा, ईटा 1 आएगा। माइनस का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, तो माइनस के साथ आएगा एक बार किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, माइनस ईटा 1 कॉस थीटा आई। रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं नहीं है, रिफ्लेक्शन बस ई आर में तो है, लेकिन एंगल में कहीं नहीं है, तो एंगल नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अंतर क्या आया, जब हमने पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला निकाला था तो n2 माइनस n1 अपॉन n2 प्लस n1 आता था, सेम वही है, बस एंगल, क्योंकि यहाँ ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है तो ऑब्लिक किसी एंगल पे हो रहा है, वही एंगल यहाँ पर क्या आ गए हैं, साथ में आ गए हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ये हमारा, कौन सा कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हमने क्या नोट करा था, पहले भी क्या बनाया था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का सिंबल इस तरीके से बनाया था, यही सिंबल हमने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पर बना दिया। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर आ गई। सेम अब वैल्यू किसकी पुट करो, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, ई टी नॉट अपॉन ई आई नॉट। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन से ही, बस यहाँ पर ऊपर वाली यहाँ पर इक्वेशन से किसकी वैल्यू करो, अब ई टी नॉट हमें चाहिए, ई आई नॉट भी चाहिए, अब ई आर नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल कर किस में रखो, इस वाली इक्वेशन में रखने पर, यहाँ से ई आर नॉट निकालो यहाँ से और उस इक्वेशन को किस में रख, नीचे वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी, सॉल्व करनी है, ये वैल्यू निकाल के यहाँ लिखनी है, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, जो पहले आई थी सेम 2 ईटा 2, इतना तो पहले भी आया था 2 ईटा 2 अपॉन n2 प्लस n1 ईटा 1 प्लस ईटा 2। अब क्या चीज साथ में आएगी, इंसिडेंस वाली चीज साथ में आएगी, तो cos थीटा 2 ईटा 2 के साथ आएगा थीटा आई, अपोजिट वाला आ रहा है, ईटा 2 के साथ थीटा आई यहाँ पर आ रहा है, ऊपर तो थीटा टी आता है लेकिन यहाँ थीटा आई, नीचे सेम चीज आएगी जो हमारी कहाँ आई है, इस वाली इक्वेशन में आई हुई है। तो यहाँ पर क्या है, ईटा 2 cos थीटा टी ईटा 1 cos थीटा 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यूज आ गई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट की। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट की यहाँ पर वैल्यू आ गई। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसे कुछ जगह हो सकता है किससे शो कर रखा हो, टॉ से, ऐसे तो भी ठीक है, अगर कहीं पर टॉ से भी शो कर रखा है तो भी ये ठीक है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये यहाँ पर हमने दो कोएफिशिएंट की क्या निकाल ली, वैल्यूज निकाल ली। अब इन दिनों दोनों में क्या भी निकाल सकते हैं, रिलेशन भी निकाल सकते हैं। सेम रिलेशन जो हमारा किसमें निकला था, पहले भी यहाँ पर निकलता है, बस क्या चीज यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ हम देख रहे हैं थीटा आई एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमारा क्या चीज एक्स्ट्रा है, थीटा आई यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। तो इनके बीच जो रिलेशन आता है किसके, रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बीच में, वो होता है 1 प्लस इतना तो पिछली बार आया था, ये हमारा किस में आया था, नॉर्मल इंसिडेंस में, ऑब्लिक नहीं। अगर इंसिडेंस हमारा कैसा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में ये आया था, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है, ये थीटा आई नीचे चला जाता है, थीटा टी ऊपर चला जाता है, कॉस थीटा टी ऑन कॉस थीटा आई।
थीटा आई उसमें ऊपर अकेला है ना, तो थीटा आई कहाँ चला जाता है, टॉ ई के साथ नीचे थीटा आई चला जाता है, और समझ लो थीटा 2 ऊपर यहाँ पर हमारा आ जाता है। इससे ये वाला पार्ट कैंसिल होके ये सॉल्व हो जाते हैं आपस में। तो इसे सॉल्व कर लेना थीटा ई, और इसमें कैसे सॉल्व बस करना है, यहाँ टी ई की यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से टी ई की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। जब टी ई की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ऑलरेडी हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 1 + थीटा का। या फिर क्या करना है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर से वैल्यू रखनी है, 1 जोड़ना है उसमें, तो हमारी ये टीई की वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किसमें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट में। नेक्स्ट हमारा जो इंसिडेंस है यहाँ पर वो कौन सा है, कौन सा पोलराइजेशन है नेक्स्ट, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। ये था पैरेलल, अब है परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। परपेंडिकुलर पोलराइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ जो पोलराइजेशन हो रहा है वो हमारा किस तरीके से हो रहा है, यहाँ वेव प्लेन के, जो हमारा प्लेन था, अब हमारी वेव प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये एक्स जेड प्लेन था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल में नहीं है कि ऐसे प्लेन जा रहा है ऐसे पैरेलल में है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे है। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, कौन से में, परपेंडिकुलर में, जेड मतलब एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है, ऐसे समझ लो। या तो अगर एक्स जेड प्लेन ऐसे है तो जो पैरेलल ये जो हमारी वेव है वो कैसे है, बाहर की तरफ है। तो हम ये डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हैं इस वाली वेव को, इस प्लेन से किस में दिखा सकते हैं, या तो डॉट में या क्रॉस में। पहले एच को हमने डॉट या क्रॉस से दिखा सकते थे, एच इसके परपेंडिकुलर था, लेकिन जब परपेंडिकुलर पोलराइजेशन होती है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स जेड प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब क्योंकि वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो हमारी इंसिडेंस वेव है, अब इंसिडेंस वेव के वो कैसे हो जाएगा, इंसिडेंस वेव के हो जाएगा वो पैरेलल में। क्योंकि देखो इस तरीके से अगर देखेंगे यही चीज हम इस पे ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल वाले में अब वो इस फील्ड के कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब हमें क्या चीज पता लगी कि पैरेलल पोलराइजेशन, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो तो होती है प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी प्लेन से कैसे होती है, वो हमारी प्लेन से होती है पैरेलल। ठीक है, परपेंडिकुलर में जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या ई वेक्टर कहेंगे, वो हमारा प्लेन के कैसा है, जो नाम है वही है परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्लेन के कैसा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्लेन के पैरेलल होता है। और जस्ट अगर कोई इंसिडेंस वेव से बात करें, इंसिडेंस के वेव में पैरेलल में आ जाता है, उसकी डायरेक्शन में आ जाता है ई, और परपेंडिकुलर आ जाता है एच। तो एच आ गया ऐसे और ई आ गया ऐसे, ई ऐसे है और एच हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर प्लेन से है। तो अब जितनी डेरिवेशन होंगी वो क्या करेंगे, बस यहाँ परपेंडिकुलर और प्लेन की अगर आ गई है तो अब जो एक्स वाले हैं, एक्स वाली टर्म ही तो अब यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। एक्स वाली टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। तो सारी डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, डेरिवेशन सारी यही है, बस क्या कर दो फॉर्मुलेज अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। बाकी सारी चीज हमारी क्या हो जाएंगी, पहले वाले की तरह ही हो जाएंगी। परपेंडिकुलर के लिए सारा का सारा हमें क्या नहीं करने की नीड है, यहाँ पर चेंज करने की नीड नहीं है। अब सिर्फ जो पिछली वाली डेरिवेशंस थी, पिछली वाली डेरिवेशन देखेंगे और पिछली वाली डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अंतर सिर्फ क्या करना है कि जो ई लिखेंगे, एक इक्वेशन बस यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने EIS लिखा था, EIS हमने कितना लिखा था, EI0 cos थीटा आई, पहले वो लिखना है जो पुराना वाला हमने लिखा था। तो पुराने वाले में कैसे लिखा था, cos थीटा आई AX कैप, ये AX कैप ये करके हमें दिखाना पड़ा था यहाँ पर, माइनस साइन थीटा आई AZ कैप। प्लेन हमारा क्योंकि कौन सा है, एक्स जेड प्लेन ही है,
ई की पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई ये हमने किसके लिए इक्वेशन लिखी थी? ये इक्वेशन लिखी थी हमने अभी तक जब हम पहले पढ़ रहे थे, उसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी थी। लेकिन अब हमें इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में अब ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें ए वाई की डायरेक्शन में, क्योंकि अब जो ई आई एस है वो कहाँ चला गया? ई आई एस देखो ये वाई वाली डायरेक्शन में गया है ना, जिस डायरेक्शन में वाई चल रहा था। और ई किस डायरेक्शन में चला गया? जहां पहले y चल रहा था। E चला गया जहां पहले y चल रहा था और h चला गया जहां पहले x चल रहा था। तो E को तो हमें y की डायरेक्शन में लिखना है और h को हमें किस में लिखना है? x की डायरेक्शन में लिखना है। सिर्फ इसे इतना ही यहाँ पर हमें क्या करना है? चेंज करना है कि इसे E को तो लिखना है किसकी डायरेक्शन में? E को लिखना है h की y की डायरेक्शन में और y को लिखना है h की डायरेक्शन में। इतना यहाँ चेंज करना है। तो क्या चेंज होगा? ये वाली पूरी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। बस चेंज यहाँ किसका आ जाएगा? अब ये इक्वेशन किसकी नहीं रहेगी? ई की ना रहकर ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाती है एच की। एच की ईटा 1 में तो चली रही है, तो ईटा ये किस में चलेगी? 1 में ही चलेगी। बस h बन जाएगा ई वाली टर्म और e बन जाएगा h वाली टर्म। सिर्फ इतना यहाँ पर हमें करना है कि e तो हम बन जाएगा h वाली टर्म और h यहाँ पर हमारा कौन सा बन जाएगा? e वाली टर्म यहाँ पर बन जाएगा। और h e i के जस्ट अपोजिट होता है। h e i के हमारा क्या है? अपोजिट है। तो h को e i के क्या लिख लिया? अपोजिट लिख लिया। या तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगा के चलो, या सारा माइनस यहाँ पर क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। सेम जो h की इक्वेशन लिखते थे वो हम किसकी लिख देंगे? ई कौन सी डायरेक्शन में है? अब ए वाई कैप डायरेक्शन में है। तो ए वाई कैप की हमने किसकी इक्वेशन लिख दी? ई की इक्वेशन लिख दी। जो एच की इक्वेशन थी वो ई की इक्वेशन बना दी। जो ई की इक्वेशन थी वो हमने किसकी इक्वेशन लिख दी? एच की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। अब यही काम सबके लिए करना है। इंसिडेंस की मैंने लिख दी यहाँ पर। ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है। अब हमें यहाँ बस किसकी लिखनी है? सेम ऐसे ही करके रिफ्लेक्टेड वेव की यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है। इंसिडेंट की यहाँ पर लिख दी, सेम जैसे इंसिडेंट की लिखी है। किसकी लिखनी है? रिफ्लेक्टेड की लिखनी है। बस रिफ्लेक्टेड में क्या चीज याद रखनी है? इंसिडेंट की और ट्रांसमिटेड की बिल्कुल ऐसी ही होगी। रिफ्लेक्टेड वाली में ये जो एच का पार्ट है ये सारा किसका हो जाएगा? जैसे यहाँ माइनस लगाया है तो ये माइनस की जगह बस क्या कर देना? रिफ्लेक्टेड में प्लस। ये चीज याद रखना बस। किसमें? रिफ्लेक्टेड में। तो इस तरीके से कितनी इक्वेशन लिख लेना? 6 इक्वेशन लिख लेना। ये 2 इक्वेशन लिख दी। किस किस की लिखना? रिफ्लेक्टेड की, चलो रिफ्लेक्टेड की भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। ई आर एस इज इक्वल्स टू ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये माइनस है
ये रिफ्लेक्टेड वेव की हो गई और नेक्स्ट कौन सी लिख लेते हैं, ट्रांसमिटेड। सेम ऐसे ही हो जाएगी हमारी ट्रांसमिटेड की। ये हमने किसकी लिख ली, ट्रांसमिटेड की लिख ली। सेम जो ऊपर इक्वेशन चलती हुई आ रही थी, जो इंसिडेंट वाले की होगी सेम इंसिडेंट वाले की तरह हमारी किसकी हो जाएगी, ट्रांसमिटेड वाले की भी यहाँ पर वेव हो जाएगी। ये है यहाँ, ये जेड है, e की पावर जे एक्स साइन माइनस जेड का था तो माइनस की यहाँ आ गई थी, थीटा आर माइनस जेड कॉस थीटा आर, यहाँ आ जाएगा प्लस। ये वेव्स की हमारी क्या हो गई, इक्वेशंस हो गई। बस अब इन इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करके कौन कौन सी जितनी ये इक्वेशन है इन्हें सॉल्व करना है। कौन सा रूल लगाना है यहाँ भी, स्नेल्स और रिफ्लेक्शन रूल लगाना है। और स्नेल्स और रिफ्लेक्शन रूल लगाकर यहाँ कौन सी कंडीशंस लगानी है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। बाउंड्री कंडीशन सेम पिछली वाली की तरह ही अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। बस बाउंड्री कंडीशन में क्या चीज याद रखनी है, बाउंड्री पर जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इक्वेशंस फिर से हमारे को क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हमारा किसकी वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। अब इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व आपको कंप्लीट खुद करना है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर का करा दिया था। पैरेलल में अब सिर्फ क्या बची, इक्वेशंस भी लिखवा दी हैं, सिर्फ हमारा यहाँ कैलकुलेशंस बची हुई है। तो कैलकुलेशन वो क्या करनी है, खुद ही यहाँ पर सॉल्व करनी है। सिर्फ क्या चीज यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं, यहाँ पर हमें अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है कि रिफ्लेक्शन का हमारा कितना फॉर्मूला निकल के आता है। तो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता है ईटा 2, पहले यहाँ कितना था, कॉस थीटा टी था ट्रांसमिशन का। अब यहाँ आ जाएगा इंसिडेंस, सिर्फ इतना आएगा, थीटा टी की जगह हमारा कितना आ जाएगा, थीटा आई आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। एन आई कॉस थीटा टी अपॉन n2 cos थीटा आई प्लस n1 मतलब ईटा 1 cos थीटा टी। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। वहां जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकला था वहां पर थीटा आई से बस थीटा टी को क्या चेंज करा है, को चेंज कर दिया है। क्या है ये, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की यहाँ पर ये वैल्यूज हमारी आ गई। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बाद नेक्स्ट हमें किस चीज की वैल्यू रखनी है, सिर्फ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है या रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट। रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ET नॉट अपॉन EI नॉट। क्या फॉर्मूला था हमारा, 2 ईटा 2 तो आएगा ही, मतलब 2 ईटा 2 तो यहाँ पर आएगा ही। सिर्फ किससे चेंज करना है, थीटा आई को थीटा टी से चेंज करना है। जहाँ थीटा आई है वहाँ थीटा टी, जहाँ थीटा टी है वहाँ थीटा आई। तो 2 ईटा 2 वहाँ थीटा आई आया था, यहाँ थीटा टी आ जाएगा। ईटा 2 कॉस थीटा आई
प्लस ईटा 1 कॉस थीटा टी। ये हमारी क्या निकल गई, आई वाली टर्म थी, आई वाली टर्म को किससे चेंज कर दी, थीटा टी वाली टर्म से यहाँ पर चेंज कर दी। और यहाँ भी थीटा आई को थीटा टी से, थीटा आई को थीटा टी से चेंज कर दिया। ऊपर वाली ये चीज सेम रही। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की भी वैल्यू आ गई, सेम किसकी तरह ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की यहाँ पर वैल्यू निकली है, जैसे हमारी वैल्यू निकली थी किसमें, फर्स्ट वाले में। यहां से भी हम किसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में, यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में यहाँ वैल्यू निकाली जाती है तो हमारा क्या होगा, पहले वाले की तरह 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाली वैल्यू के टर्म में ही हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के यहाँ भी आ जाती है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल में थोड़ा सा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो h की जगह e की जगह क्या आ जाती है, h की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों का रिलेशन और निकालेंगे तो रिलेशन जब निकालेंगे तो शायद इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाए। तो ये सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है या नहीं। ये सॉल्यूशन है, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ हमने निकाल दिया और इसे नीचे वाले में प्रूफ करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे 1 में ये जोड़ना है, इसे 1 में जोड़ा तो ये सारी चीज कहाँ आ गई, हमारी ऊपर आ गई और ये नीचे भी रही। ऊपर जब ये वाली चीज आ गई तो ईटा 2 थीटा टी से ईटा 2 थीटा टी कैंसिल हो जाएगा। ये इसके साथ किसमें है, प्लस में है, तो ईटा 2 थीटा टी से ईटा 2 थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 ईटा 2 कॉस थीटा आई बचेगा और नीचे ईटा 2 कॉस थीटा आई। तो यहाँ पर हमें पीछे वाले की तरह जैसे हमारा पैरेलल में हुआ था, पैरेलल में क्या आया था, कॉस थीटा 2 थीटा टी अपॉन थीटा आई भी आया था ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं आएगी। तो ये सेम नॉर्मल वाले का फॉर्मूला निकला है। इसमें जो फॉर्मूला हमारा निकला है वो सेम किसकी तरह निकला है, नॉर्मल वाले की तरह ही यहाँ पर फॉर्मूला निकला। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ऑब्लिक इंसिडेंस खत्म हो गया, जिसमें हमने पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन पढ़ लिया। पैरेलल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस बता दिए, दोनों के डायग्राम अलग अलग बनाने, जो आएगा एग्जाम में वही वाला हमें यहाँ पर बनाना है। तो नेक्स्ट जो हमें करना है वो लास्ट टॉपिक हमारा मतलब बचा है, जिसमें हमारा 1 2 या 2 3 लेक्चर लग सकते हैं, वो हमारा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड अब हमें क्या करनी है, डेरिवेशन और ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, स्मिथ चार्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस लेक्चर को इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।